हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं इनके पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं इतिहास का 2018 का प्रश्न पत्र है। इसका हम फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें कुछ निर्देश दिए गए होंगे और उन निर्देशों को हमें बहुत अच्छी ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको अपने प्रश्न पत्र पर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अंकित करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि आपको जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ उसमें कितने पृष्ठ हैं, तो उन पृष्ठ को आप जरूर देख लीजिए। और आपके प्रश्न पत्र के साथ में भारत का मानचित्र भी मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं 3 घंटे का समय होगा और जो पूर्णांक होंगे वह 100 को मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों को आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और निर्देशों के अनुसार ही आपको अपना प्रश्न पत्र हल करना है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि 22 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक अंकित हैं और 2 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें 50 शब्द लिखने हैं, 5 अंक का होगा उसमें 150 शब्द लिखने हैं, जो 7 अंक का होगा उसमें 250 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना होगा। साथ में भारत का मानचित्र दिया गया है, उसको उत्तर पुस्तिका के साथ आप संलग्न कर लीजिए, पूरित कर। उसमें जो आपका आंसर होगा, आंसर को अंक पूरी मतलब जो स्थान है उनको आप अंकित कर लीजिए और उसके पश्चात आप मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ अंकित कर दीजिए। प्रश्न पत्र जो है आपको प्रारंभ से शुरू करके अंत तक जाना है और जो नहीं आता उस पर आपको अपना समय नष्ट नहीं करना। आगे देखते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो आएगा आपका पुरातत्व और प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, वह हमने क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर आपको हम 6 क्वेश्चंस कराएंगे और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। इसमें आपको शब्द सीमा आपकी कम ही रहेगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, समझाते हुए आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा भी बता सकते हैं। देखिए, हम इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया है। पत्थर, धातु और पक्की मिट्टी। मिट्टी है कहेंगे जिसको, जो चीज मिट्टी से तैयार होती थी। तो उसमें देखिए कि जो पत्थर थे वहां पर कार्लिनियन नामक एक पत्थर होता है, जैस्पर पत्थर होता है, स्फटिक, क्वार्टज और सेलखड़ी। ये सब पत्थर की श्रेणी में आते हैं। तो आप भी अपना आंसर लिखते हुए 3 श्रेणी बनाइए, पत्थर, धातु और मिट्टी। इसमें पत्थर वाली श्रेणी में आप लिख लीजिए कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज और सेलखड़ी, ये आते हैं। फिर जो मन के बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। फिर उसके बाद में धातु है। तो धातु के रूप में यहाँ पर सोना, तांबा और कांसे का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के रूप में शंख होते थे, फयांस होते थे और पक्की मिट्टी होती थी। ये तो इस प्रकार की जो चीजें थी, ये पदार्थ थे, मन के बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय लगाएंगे तो आपको अंक सिर्फ 2 ही मिलने हैं। तो आपने उतने ही शब्दों में आंसर देना है जितना वहां की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के 4 राजनीतिक केंद्रों का नाम बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के 4 राजनीतिक केंद्र। देखिए, मौर्य साम्राज्य में वैसे तो 5 राजनीतिक केंद्र थे। 5 राजनीतिक महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं, क्योंकि एक राजधानी है और 4 उसके प्रांतों की राजधानियां हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य साम्राज्य की 4 राजनीतिक केंद्र कौन से हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 4 राजनीतिक केंद्र हैं तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये 4 यहाँ पर राजनीतिक केंद्र हैं। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है
वह पाटलिपुत्र थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है, क्योंकि यह संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी थी। और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी ये मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की राजधानियां थीं। तो मौर्य साम्राज्य के समय इन स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, और इनको बार बार पूछा जाता है। आप इन स्थलों को मानचित्र में भी जरूर देख लीजिए एक बार कि कहाँ कहाँ पर ये स्थल पड़ते हैं। वैसे हम आपको एक सीरीज आपके लिए मानचित्र की भी बनाएंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। आगे चलते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति क्या थी। तो यह ब्राह्मणीय पद्धति क्या थी, इसका उत्तर है गोत्र पद्धति। लगभग यह जो गोत्र पद्धति है यह लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, और ये एक ब्राह्मणीय पद्धति थी, क्योंकि जो वैदिक ब्राह्मण ऋषि थे, वैदिक ऋषियों के द्वारा ही गोत्र पद्धति को प्रारंभ किया गया था। और जो गोत्र होते थे वह किसी न किसी ऋषि से संबंधित होते थे, और उन वैदिक ब्राह्मणीय ऋषियों के नाम पर ही इन गोत्रों के नाम रखे गए थे। और प्रारंभ में यह व्यवस्था गोत्र जो व्यवस्था थी ब्राह्मणीय पद्धति थी। उसके बाद में अन्य वर्णों में भी इस पद्धति का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। तो जितने भी गोत्र होते थे वो किसी न किसी ऋषि के से संबंधित होते थे। गोत्र के सदस्य जो गोत्र के सदस्य होते हैं वह उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जैसे कोई भी गोत्र होता है, किसी ऋषि के नाम पर कोई गोत्र है, तो इसका मतलब यह है कि जो गोत्र है वह उसके ऋषि के वंशज ही हैं। आगे गोत्र के कुछ नियम होते हैं। गोत्र के दो तरह के नियम थे। पहला नियम यह होता था कि जब किसी स्त्री का गोत्र का पहला नियम यह होता है कि जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसके बाद विवाह के पश्चात स्त्री का जो गोत्र है वह पिता का गोत्र नहीं, वह पति के गोत्र के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो उसका गोत्र है वह पति के गोत्र में परिवर्तित हो जाएगा, उसका खुद का। तो इस प्रकार से जो विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। दूसरा नियम यह है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते गोत्र पद्धति के अनुसार। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन हमारा है लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति क्या है। तो आंसर इसका यह है कि यह पद्धति है जो 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, और यह पद्धति एक ब्राह्मणीय पद्धति थी। यह पद्धति सबसे पहले वैदिक ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा प्रारंभ की गई, और प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब गोत्र के दो प्रकार के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि स्त्रियों को पिता के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जल निकास प्रणाली। और यह कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी विश्व की अन्य किसी और उसके समकालीन सभ्यता में इस प्रकार की जल निकास प्रणाली हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। और विश्व में मतलब अनोखी, एक तरह से अलग ही यह जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। हड़प्पा सभ्यता में ये देखा गया है, खासतौर से हड़प्पा सभ्यता का जो एक नगर है मोहनजोदड़ो, वहां की बात करते हैं तो वहां पर प्रत्येक घरों में कुएं होते थे। जो भवन होते थे उसमें कुएं होते थे और स्नानागार होता था। भवन के कमरों, रसोइयों और स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था।
यानी कि भवन में विभिन्न प्रकार से जल का जो उपयोग होता था, चाहे वो रसोई के अंदर जल का उपयोग हो या शौचालय में जल का उपयोग हो, तो उस जल की जो निकासी होती थी, घर के भवन से लगती हुई जो छोटी नाली होती थी उसमें उसकी निकासी की जाती थी। फिर उसके बाद गली की नाली को सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर और शिलाओं से ढक दिया जाता था, और उन जो नालियां होती थी वो नीचे की साइड से पक्की होती थी और उनको शेलखड़ी से जोड़ा जाता था। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर उनके अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा होने के लिए बीच बीच में मोखे या मेहराब बनाए जाते थे। तो ये देखिए कि यहाँ पर इस बात की ओर भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से नगर में साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए। नालियों को साफ रखा जाता था, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था। वहां पर जगह जगह पर नाली के अंदर मोखे यानी कि मेहराब बनाए जाते थे, गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि नाली के अंदर जो भी गंदगी आती थी वह एक जगह इकट्ठा हो जाए और पानी निकलता रहे। तो इससे यह आज से यह प्रतीत होता है कि समय समय पर नालियों की सफाई भी जरूर की जाती रही होगी। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्वच्छता पर भी हड़प्पा सभ्यता में अच्छा ध्यान रखा गया। फिर हमें एक यहाँ पर विशेष प्रकार की नालियां भी प्रतीत हुई मिली हैं। कालीबंगा कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है जो कि राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा में लकड़ी की नालियां इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कालीबंगा जो नगर था वह एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित था, और नगर से निकलने वाला जो जल था उसको नगर से बाहर निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का उपयोग किया गया था। क्योंकि अगर लकड़ी की नालियां नहीं होंगी तो जो जल था वह मिट्टी में समाएगा और इससे वहां पर कीचड़ होने की संभावना थी, दलदल उत्पन्न होने की संभावना थी, जिससे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का उपयोग भी किया गया। तो नालियों की इस प्रकार की जो अद्भुत विशेषता थी किसी अन्य समकालीन सभ्यता में हमें दिखाई नहीं देती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी और एक सुनियोजित सभ्यता थी, क्योंकि वहां पर जल निकासी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता की को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यों को संपादित किया जाता था। और इससे हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह सभ्यता पूर्णतः सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता थी। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सांची के स्तूप के स्वरूप का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर प्रारंभ करते हैं हम इसका। स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, ढेर, थुआ। टीला, ढेर और थुआ इसको कहा जाता है। तो स्तूप मुख्यतः ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जिन स्थानों को प्राचीन काल से ही पवित्र स्थान माना जाता था। और प्रारंभ में पवित्र स्थान जैसे कोई विशेष वनस्पति होती थी या कोई पूजा स्थल होता था, जो स्वच्छ और शुद्ध स्थान होते थे, उन स्थानों को पवित्र माना जाता था। विशेष घटनाओं से जुड़े हुए स्थलों को यहाँ पर पवित्र माना जाता था। तो हम बात करते हैं बुद्ध काल की। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण से मतलब ये होता है जब महात्मा बुद्ध ने अपने देह को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, तो उसके पश्चात महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांटा गया था। महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और उन स्थानों को पवित्र माना गया। उन्हीं स्थानों पर समाधि बनाई गई और समाधि वाले स्थानों पर ही स्तूप का निर्माण किया गया, स्तूप बनाए गए। एक बार फिर से देखते हैं स्तूप के बारे में हम। जो स्तूप है संस्कृत भाषा में उसको टीला, ढेर और थुआ होता था। और जो स्तूप होते थे वो वह पवित्र स्थलों पर बनाए जाते थे। जो पवित्र स्थल होते थे उन स्थानों पर स्तूप बनाए जाते थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और इन स्थानों पर समाधि बनाई गई। इस प्रकार से ये स्थान
स्वस्थ और पवित्र माने गए, स्वच्छ और पवित्र माने गए, और इन स्थानों पर ही स्तूपों का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं स्तूप की संरचना। स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार मिलता है। जो स्तूप हम देखते हैं अर्धगोलाकार होते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे सामने एक स्तूप की संरचना है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्तूप के जो अंग दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे एक चबूतरा है जिसको मेधी कहा गया है, और चबूतरे के ऊपर एक अर्ध अंडाकार आकृति है, उल्टे कटोरे के जैसी ये वाली आकृति, इसको अंड कहा गया है। और उसके ऊपर ये स्थल है जो यहाँ पर इसको हर्मिका कहा गया है, और हर्मिका स्तूप का एक महत्वपूर्ण अंग होता था। इसको देवताओं का निवास स्थल माना जाता था। उसके ऊपर फिर यहाँ पर छत्र है, और सबसे ऊपर वाला जो स्थल है, मतलब जो धातु का जो पात्र है या धातु की जो छतरी है, उसको यष्टि कहा गया। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्तूप है, स्तूप के चारों ओर वेदिका बनाई गई, और वेदिका चारों तरफ से उस स्तूप को घेरे हुए होती थी। अब यहाँ पर वेदिका और स्तूप के बीच में जो मेदी है, उसके बीच में एक स्थल खाली जगह है। ये खाली जगह इसको परिदक्षिणा पथ कहा गया, और ये वेदिका है। तो इस प्रकार से जो ये परिदक्षिणा पथ, यानी कि जो अनुयायी होते थे, जो वहां पर यात्रा पर जाते थे या जाते हैं, वे चारों ओर स्तूप की ओर परिक्रमा करते हैं। तो इस जगह को बोला गया परिदक्षिणा पथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्तूप की पूरी तरह से एक संरचना है। आप प्रिय छात्र छात्रों, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करते हैं, तो ये आकृति अपने प्रश्न पर उत्तर पुस्तिका में जरूर बनाएं। इससे आपके जो अंक होंगे, मार्क्स होंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, मतलब उसमें वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, फिर हमने इसके बारे में लिखना भी है, प्रत्येक के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर मेधी आप हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए एक चबूतरा होता है जिस पर उल्टे कटोरे जैसी आकृति बनाई जाती है। फिर हम देखते हैं अंड क्या होता है। ये अर्धअंडाकार स्थिति हुई है, उल्टे कटोरे की आकृति का थुआ बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। फिर उसके बाद में हरिमिका होती है। अंड के ऊपर धातु पात्र रखा जाता है, इसे हरिमिका कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जो हरिमिका होती है वह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग है और भाग माना जाता है। इसमें देवताओं का निवास माना गया है। फिर उसके बाद में वेदिका आती है, जिसको रेलिंग कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर एक दीवार बनाई जाती है, जिसको वेदिका कहा गया है। फिर वेदिका प्रदक्षिणा पथ है। जो स्तूप और वेदिका के बीच का जो परिक्रमा लगाने वाला स्थल है, उसको कहा गया है, उस स्थान को प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। इसके बाद जो ये वेदिका थी, वेदिका के चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए गए, और इन द्वारों को कहा गया तोरण द्वार कहा गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्तूप की संरचना में महत्वपूर्ण अंग छत्र है, यष्टि है, हर्मिका है, अंड, मेदी, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ और तोरण द्वार, ये स्तूप के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। तो प्रिय छात्र छात्रों, जब भी आप इसको तैयार करें, तो इसमें इसका चित्र जरूर बनाएं, और सभी अंगों को आप अलग अलग तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चंस अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, और इसका उत्तर देखिए। अशोक ही भारतीय इतिहास का पहला हाँ, हम इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि अशोक भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी जनता के कल्याण के लिए, नैतिक एवं धार्मिक जीवन के उत्थान के लिए राजकीय प्रयास किए। सरकारी प्रयासों के द्वारा जिसने जनता के कल्याण के लिए कुछ कार्य किए, नैतिक उत्थान के लिए कार्य किए, धार्मिक जीवन के उत्थान के लिए कार्य यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा कराए गए। अगला हम देखते हैं, अशोक ने अपने अधिकारियों को जनता के नैतिक एवं धार्मिक उत्थान के लिए सतत प्रयास करने के आदेश दिए। जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप हमेशा जनता के कल्याण के लिए कार्य कीजिए। इसके लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों को भी उत्तरदायित्व दिया था, जैसे कि धर्म प्रचारक और धर्म उपदेशक।
धर्म प्रचारक और धर्म उपदेशक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो यह कार्य देखते थे क्या लोगों के अंदर नैतिकता एवं धार्मिक उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है या नहीं, उस पर यह नियंत्रण रखते थे। हम देखते हैं कि अशोक ने यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन, मांस, मदिरा आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। आगे चलते हैं हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन से कल्याणकारी कार्य यहाँ पर कराए गए। अशोक ने अपनी जनता की भलाई के लिए, उसकी सुख शांति के लिए निम्नलिखित कार्य यहाँ पर किए थे। साम्राज्य में सड़कें बनाई गई, कुएं बनाए गए, धर्मशालाएं बनाई गई। अच्छी सड़कें बनाई गई, कुएं बनाए गए ताकि लोगों को पीने का पानी प्राप्त हो सके। धर्मशालाएं बनाई गई ताकि जब व्यक्ति या व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और रात्रि के समय उनको ठहरने के लिए धर्मशालाओं की आवश्यकता होती थी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक ने कुछ स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई गई। राज्य भर में उद्योगों की स्थापना की गई और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी कराया गया और साम्राज्य में अनेक स्थानों पर सरकारी दानशालाएं खोली गई और इन दानशालाओं का कार्य एक मुख्य नामक अधिकारी को दिया गया। मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए औषधालय की स्थापना की गई, जिसमें मुफ्त दवाइयां बांटी जाती थी। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए, जिसमें खाद्य तेल, क्षार, लवण, गंध, औषधि आदि में मिलावट न हो। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा खाने की चीजों में या उपयोग में लाई जाने वाली चीजों में कुछ मिलावट की जाती थी, तो ऐसे लोगों को अपराधी मानकर उनको कठोर दंड दिया जाता था। और इन सब के लिए भी इन सब कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। आगे देखते हैं, सड़कों में कूड़ेदान की व्यवस्था की गई थी और गंदगी फैलाना एक अपराध माना जाता था। अकाल और महामारी के समय राज्य की सहायता दी जाती थी और सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध निषिद्ध कर दिए गए थे। हम आगे चलते हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों से ज्ञात होता है, अब हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे इस क्वेश्चन का। उपरोक्त सभी तथ्यों से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में महान शासक थे। उन्होंने धर्म, नैतिक और शासन के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इन देखो तीन चीजें हैं, धर्म के बीच में, नैतिकता और प्रशासन के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। उन्होंने प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी कार्य किया, उसके प्रति उत्तरदायी रहे, यानी कि यहाँ पर नैतिकता और आध्यात्मिक कार्य हों और उनके प्रति उत्तरदायी रहें। सम्राट अशोक ने अपने प्रशासकीय सुधारों और लोक कल्याणकारी कार्यों द्वारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास को अमर बना दिया। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए वह सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में भी उनकी जो आज है चर्चा की जाती है। और एक तरह से यहाँ पर सम्राट अशोक ने भारत की एक अच्छी छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की और एक लोक कल्याणकारी सम्राट के रूप में अशोक को जाना जाता है। तो प्रिय छात्रों, आप इस प्रकार से ये पूरा इसको लिखिए और अच्छी तरह से लिखिए। आप इन क्वेश्चंस के आंसर को 2-3 बार जरूर देखिए और साथ में आप अपनी एक नोटबुक भी रखें और जो की पॉइंट हैं उनको आप नोट करते जाएं और इस प्रकार से आपको ये अच्छी तरह से कंठस्थ रूप से याद हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आप इस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे, इसमें और भी अच्छे सुधार किए जा सकते हैं। आप इसमें किसी प्रकार का डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप विभिन्न प्रकार की चीजों को अलग तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। उनको तैयार कर आप अच्छी तरह से नंबर प्राप्त करें और आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।